अब देखिए, आज सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड एंड प्रेशर डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड। ये दोनों टॉपिक जनरली आपके आरटीओ एग्जाम्स में किस तरह से पूछे जाते हैं, पहले ये देखो। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमंस टू साउंड एक्सप्लेनिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एंड साउंड प्रेशर डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स। तो ये इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, एक तरह से ये शॉर्ट नोट लिखने को ही कहा जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया। आगे देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड। ठीक है, और देखो नॉइस कंट्रोल डिटेल्स ऑन, ये आ गया डीजल पावर। ये देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन डिटेल, साउंड प्रेशर डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड। इस तरह से आप पिछले साल के क्वेश्चंस उठा करके देखोगे तो ये जो दो टॉपिक हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड एंड प्रेशर डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड, इन दोनों पे हर साल जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो वो एक तरह से शॉर्ट नोट्स के तौर पर ही आया है हमेशा। तो अपन भी उसको, ये देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साउंड प्रेशर डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स। ठीक है, सारे क्वेश्चंस देख लो, इन दोनों टॉपिक्स में से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो हमेशा शॉर्ट नोट्स के तौर पर ही आते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 अपना आज क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड। और ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको सेंड किया था, इस डॉक्यूमेंट में मैंने आपको इसके शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स दे रखे हैं। देखो, ये टॉपिक इस पेज पे जो लिखा हुआ है ये सिर्फ आपके बिल्कुल ब्रीफ नोट्स हैं। इसके हर एक पॉइंट को आप अगर इलेबोरेट करेंगे तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन का कंटेंट बन जाता है। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज पे डिस्कशन 3 पॉइंट, हियरिंग सेंसिटिविटी पे डिस्कशन 4 पॉइंट, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग पे डिस्कशन 5 पॉइंट, और इवेंचुअली ये टीटीएस और पीटीएस के बारे में डिस्क्रिप्शन और दे दिया 6 पॉइंट, 7 पॉइंट। तो ये आप टोटल पॉइंट्स गिनिए, जिनको यहाँ पर तो बिल्कुल ब्रीफली मैंने यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स के तौर पे दिया गया है, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो डिपेंडिंग ऑन कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको अपने हिसाब से इलेबोरेट करके लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड के अंदर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स है पूरा इलेबोरेट करने के लिए। अगर ये बिल्कुल कम मार्क का क्वेश्चन आता है, देखिए अभी आरटीयू का जो फॉर्मेट है आपके वाइब्रेशन के लिए ये तो चेंज हो गया है, आपको भी पता है। तो इस तरह की जो मार्किंग स्कीम है ये तो अब आपको नहीं मिलेगी। आपकी मार्किंग स्कीम चेंज हो चुकी है, वेरी ब्रीफ आंसर क्वेश्चंस, देन मीडियम लेंथ आंसर क्वेश्चंस एंड वेरी इलैबोरेट क्वेश्चंस, इस तरह की 3 कैटेगरीज में रखा गया है। बट एनीवे, आपके पास में अगर कंटेंट और आपको पॉइंट्स याद हो तो आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड पूछा जाए तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। छोटा में एक्सप्लेन करना है तो बिल्कुल वैसा ही लिख दो जैसे मैंने अभी नोट्स में लिखा हुआ है, और अगर डिटेल क्वेश्चन पूछा है तो इन पॉइंट्स को जो अभी मैं आपको बातों में एक्सप्लेन करूंगा, यू इलेबोरेट देम इन योर ओन वर्ड्स। तो आपका लॉन्ग आंसर के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो गए। आपको किसी भी किताब में और कहीं भी जाकर के अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये जो वीडियो लेक्चर आपका आज बन जाएगा, यूट्यूब वाला आपके हाथ में आ जाएगा, प्लस ये जो नोट्स आपके हाथ में, इससे ज्यादा आपको कहीं और कुछ नहीं देखना इस टॉपिक के लिए, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट और प्रेशर डिपेंडेंट के लिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड क्या है। ये अपन ने अभी कम से कम 2 या 3 बार इस टर्म को रिपीट कर लिया है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज होता है तो ह्यूमन बीइंग्स उसको किस तरीके से परसीव करते हैं। परसीव करने का मतलब है किसी चीज का आभास होना, किसी चीज को फील करना। तो अगर मैं आपको एक साउंड सुनाऊं और उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज करूं तो आपको उस साउंड में क्या चेंज सुनाई देगा, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और उस वेरिएशन का ह्यूमंस के द्वारा आभास किया जाना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं अपन।
तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक टर्म्स के साथ। व्हाट इज अंडरस्टूड बाय अ प्योर टोन? प्योर टोन का मतलब क्या होता है? साउंड ऑफ अ सिंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है, आप लोग आपस में बात करते हैं, और कभी बाहर कहीं आप घूमने के लिए निकल जाओ तो रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, पंछी चिड़िया चहचहा रहे हैं, खूब सारे लोग बातें कर रहे हैं, हो सकता है कहीं कोई म्यूजिक बजा रहा हो, कहीं पे कोई लाउड स्पीकर चल रहा हो। तो अगर जनरल एनवायरनमेंट की एम्बियंट नॉइस आप सुने, तो आप जो आवाजें सुन रहे हैं वो कई फ्रीक्वेंसीज पे आपके पास आ रही है। समझ रहे हो? तो आप इवन मेरी आवाज जो सुन रहे हो वो किसी एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं आ रही है, उसमें कई सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्स्ड है। मैं कभी अपनी बात को थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए थोड़ा सा लाउडली बोलता हूँ, कभी नॉर्मल एक सिंपल डिस्कशन चल रहा है तो एक मीडियोकर टोन पे मेरी आवाज चलती है। तो ये प्योर टोन का मतलब है एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे साउंड को जनरेट करना। फॉर एग्जाम्पल, जो विसल होती है आपकी, या फिर अभी जैसे मैं एक सीटी बजाऊं इस तरीके से, देखो आपने सुना कि इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था, कोई फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं था। तो अभी आप जो सुन रहे थे वो एक प्योर टोन है। तो अगर आपको कोई सी भी साउंड ऐसी सुनाई जाए जिसके अंदर कोई मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज मिक्स्ड नहीं हो, और सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे साउंड आ रही है और वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, देन यू कॉल दैट साउंड एज अ प्योर टोन। ठीक है? पिच क्या चीज होता है? पिच, जैसा कि अपन ने पहले पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, पिच जो है वो किसी फ्रीक्वेंसी के आभास को कहा जाता है। ये देखो, पिच किस टॉपिक के अंदर है? ये सब्जेक्टिव के अंदर एक टॉपिक है पिच। यानी कि ह्यूमंस का जो नॉन मेजरेबल आभास है उसको पिच कहा जाता है, जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। ये देखो, पिच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। तो पिच का मेजरमेंट फ्रीक्वेंसी से होता है। अब पिच किसको कहते हैं? पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्योर टोन है। तो जैसे मैंने अभी एक सीटी बजाई थी, तो आपने ये तो समझ लिया कि ये एक प्योर टोन सुन रहे हो आप। फिर अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि अच्छा, इस प्योर टोन की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? उसी को पिच कहते हैं अपन। ठीक है? अगला टॉपिक आपके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए, जो कि इस टॉपिक के अंदर आता है, ह्यूमन रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट के अंदर, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब ये जो चीज यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी है। तो ये किसी इंजीनियर के लिए ही नहीं, ये जो इतना सा इंफॉर्मेशन का जो पार्ट है, दिस शुड बी नोन बाय ऑलमोस्ट ऑल साइंस स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल बेसिक जनरल नॉलेज है ये, कि भाई ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब क्या है। इस दुनिया में कई फ्रीक्वेंसीज पे आवाज है। आपने डॉग विसल के बारे में सुना है कभी? एनीबडी? आप लोग तीन जने हो आज लेक्चर में, हैज एनीबडी हर्ड अबाउट अ डॉग विसल? अच्छा, अभी नो सर। पांच, पांच नहीं चार जने आ गए अपन, है ना? विशाल भी आ गया। डॉग विसल एक ऐसी विसल है जो कि कुत्तों को जो ट्रेनिंग देते हैं वो लोग यूज करते हैं। और आपको ये भी पता है कि ह्यूमन बीइंग्स जिस रेंज में आवाज को सुन सकते हैं उससे ज्यादा रेंज होती है कुत्तों की। ठीक है? डॉग विसल एक बहुत ही एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी पे बजाई जाने वाली विसल है। वो स्पेशली डिजाइन की जाती है, और उसको अगर आप अपने होठों पे रख करके उसमें अगर आप फूंक मारोगे तो आपको कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। लेकिन अगर आजू बाजू में कोई कुत्ता बैठा होगा तो वो एकदम से सचेत हो जाएगा, और वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो परेशान हो रहा है। तो आपको लगेगा कि यार ये क्या है, मैं तो सिर्फ फूंक मार रहा हूँ और इसके अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही है, लेकिन ये कुत्ता परेशान हो रहा है। तो ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे बजती है जो कि आपकी ऑडिबल रेंज के बाहर है। तो इससे एक चीज तय हो जाती है कि ह्यूमन बीइंग्स की फ्रीक्वेंसी को सुनने की जो लिमिट है वो एक लोअर लिमिट भी है और एक हायर लिमिट भी है। और वो लिमिट है 15 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। यू हैव टू रिमेंबर दिस। दिस इज अ पीस ऑफ जनरल नॉलेज ऑल्सो। तो यानी कि ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कि अगर 15 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी पे कोई आवाज आपको सुनाई जाए तो आप सुन ही नहीं पाओगे। और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की कोई आवाज आपको सुनाई जाए
तो वो भी नहीं सुन पाओगे आप, आपको सुनाई नहीं देगा, आपको लगेगा कि कोई आवाज ही नहीं हो रही है, लेकिन आवाज प्रोड्यूस हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बाहर है। So for human beings, the lower limit of frequency at which anybody can hear a sound is 15 hertz and the upper limit for that is 20,000 hertz. ये बात हो गई। तो अब ये बात आती है कि अगर ये ऑडिबल रेंज है तो इसके दो नाम भी इन्होंने बना दिए कि frequencies which are greater than 20,000 hertz are actually the frequencies which are called as ultrasonic. तो आपने अल्ट्रासोनिक वर्ड तो पक्का सुना होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो अब से अगर आपसे ये कोई पूछे कि अल्ट्रासोनिक साउंड किसको कहते हैं, द सिंपल आंसर इज अल्ट्रासोनिक साउंड इज दैट साउंड whose frequency must be greater than 20,000 hertz। बस यही है। और अल्ट्रासोनिक साउंड आप सुन नहीं सकते, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, डॉग्स कैन लिसन। ठीक है सर अल्ट्रासोनिक बीम भी तो होती है ना? अल्ट्रासोनिक बीम? यस सर। बीम का मतलब क्या है? अल्ट्रासोनिक बीम का मतलब यही होगा कि आप एक साउंड वेव को अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पे सेंड कर रहे हो। आई थिंक दैट शुड लाइट बी। सर उसमें लाइट बीम होती है मे बी। नहीं नहीं नहीं, लाइट के लिए अल्ट्रासोनिक वर्ड यूज कर ही नहीं सकते आप, यू कैन नॉट यूज, आप गलत कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहे हो, चेक बैक अगेन। क्योंकि सोनिक का मतलब क्या होता है? सोनिक इज रिलेटेड टू साउंड, तो लाइट से रिलेटेड आप सोनिक वर्ड यूज कर ही नहीं सकते। अगर लाइट के लिए यूज करना है तो आपको अल्ट्रा वायलेट इस तरह की बातें यूज करनी पड़ेगी। अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा क्यों उसमें यूज किया गया है? क्योंकि वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की है। इंफ्रा रेड में इंफ्रा क्यों यूज किया गया है? क्योंकि वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी की है। बट सोनिक वर्ड का अगर कहीं पे यूज किया जा रहा है तो फिर वो साउंड से रिलेटेड ही होगी, लाइट से रिलेटेड हो ही नहीं सकती। प्लीज एक बार आप कंफर्म करना अपने फैक्ट्स को जाकर के कि ये कहां पर आपने ओके पढ़ा। सर। ठीक है ओके सर। ओके। तो जिस तरीके से मैंने बात कही कि अल्ट्रा और इंफ्रा, ये दो फ्रेजेस जो हैं, ये लाइट के लिए अगर यूज की जाए तो आप अल्ट्रा के साथ में वायलेट लगाते हो, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल नेचुरली ऑकरिंग वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। ठीक है, तो अगर अल्ट्रा वायलेट लगा रहे हो तब तो ये लाइट की बात हो गई, और अल्ट्रासोनिक लगा रहे हो तब ये साउंड की बात हो गई। तो उसी तरीके से जैसे इंफ्रा रेड होता है तो वो रेड फ्रीक्वेंसी के अंदर आती है, लेकिन वो इंफ्रा रेड इसीलिए करते हैं क्योंकि वो लाइट की बात हो रही है, तो ये लो फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव है। लेकिन अगर बहुत ही लो 15 हर्ट्ज से भी कम के फ्रीक्वेंसी की अगर साउंड की बात की जा रही हो, देन यू कॉल इट इंफ्रासोनिक। ठीक है, तो ये तो काफी सारी बातें हो गई, लेकिन ये जो पार्ट था, जैसा मैंने आपको कहा, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का ये जो पार्ट है, इसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। अब जैसे यहाँ तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिख दी है, लेकिन आप अपने वर्ड्स में इसको कैसे लिखोगे? आप पहला पॉइंट लिखोगे, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज बिटवीन 15 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। एक सेंटेंस हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखोगे, ऑल फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, यहाँ पर हर्ट्ज और आएगा, आर कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक साउंड्स। थर्ड पॉइंट, all frequencies below the frequency level of 15 hertz are called as infrasonic sounds। तो ये तीन सेंटेंसेस आ गई आपके सिर्फ इस एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करते टाइम। ठीक है, मैं आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ इस तरीके से। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन तो आपको किताबों में बहुत डिटेल में मिल जाएगी, बट यू हैव टू एक्चुअली लर्न हाउ टू राइट द नोट्स दैट यू आर रिमेंबरिंग इन द फॉर्म ऑफ recognizable sentences, short and recognizable sentences। ठीक है, सर सोनार जो होता है वो भी तो इंफ्रासोनिक पे बेस्ड होता है ना? सोनार इज इंफ्रासोनिक है कि अल्ट्रासोनिक है, आई एम नॉट वेरी श्योर। वो मेरे ख्याल से अल्ट्रासोनिक होना चाहिए, इंफ्रासोनिक नहीं होना चाहिए। अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो होती है वही है सोनार। ये बैट्स जो होते हैं, जो चिमगादड़ होते हैं ना, यस सर। ये ऐसे प्राणी हैं जो रियल लाइफ में सोनार को यूज कर सकते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट सोनार, और ये मेरे ख्याल से दिस इज एन एब्रिविएशन। अगर आप सोनार का, एक सेकेंड लेट मी चेक, अभी आपने पूछ ही लिया है,
साउंड Open ऑपरेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये देखो SONAR, सोनार। साउंड ऑपरेटिंग, नेविगेशन एंड साउंड रेंजिंग। नेविगेशन रेंजिंग, ठीक है। यूजुअली अंडर वाटरिंग, कम्युनिकेटिंग, डिटेक्ट्स और नॉट एंड सच अदर वेसल्स, ठीक है। सोनार ये है क्या चीज? व्हाट इज सोनार? शॉर्ट फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये अल्ट्रासोनिक है कि इंफ्रासोनिक है, वी विल हैव टू गो हियर। ये देखो, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये देखो, सर the इंफ्रासोनिक। acoustic frequencies used in sonar systems vary from very low to extremely high। तो मतलब सोनार जो है वो सिर्फ इंफ्रासोनिक पर नहीं है, वो इंफ्रा और अल्ट्रा दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसीज को यूज करता है। डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन दैट यू वांट टू यूज इट फॉर, द कंप्लीट रेंज ऑफ साउंड वेव्स इज यूज्ड इन इट। यानी ये देखो, आपने ये सेंटेंस देखा, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, यस सर। acoustic frequencies used in sonar systems vary from very low to extremely high। मतलब लो भी है, हाई भी है, सब यूज करते हैं इसमें, ठीक है। यस सर। ओके, एनीवे, अब आपको सोनार की बात भी क्लियर हो गई है कि ये एक फ्रीक्वेंसी ना तो लो है ना हाई है, सारी फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं ये, डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू हियरिंग सेंसिटिविटी। ये अगला टॉपिक है जिसको कि आप काफी डिटेल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में फ्रेजेस के तौर पे आपके पॉइंट्स लिख दिए हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को आप अपने आंसर्स में इलेबोरेट करके लिखेंगे। हियरिंग सेंसिटिविटी में सबसे पहली बात तो क्या है? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट सेंसिटिविटी टू फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये पूरा टॉपिक अपन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सेंसिटिविटी लोगों की बहुत डिफर करती है। कुछ लोगों की सेंसिटिविटी इतनी होती है कि वो हो सकता है कि 20,000 से हल्का सा ऊपर किसी किसी को सुनाई देता हो, और 15 से नीचे किसी किसी को मे भी सुनाई देता हो। और कई सारे लोग हैं जो कि 20,000 तो छोड़ो, उनको अगर मैं 15,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे भी अगर कोई साउंड सुनाऊं, भाई 15,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज में आती है क्या? कोई एक जरा बता दो मेरे को। 15,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज है क्या? ऑडिबल रेंज मतलब ह्यूमन बींग्स को सुनाई देने वाली रेंज है क्या? है सर। है तो बिल्कुल सर। है, क्योंकि वो 15 से 20,000 के बीच में है। लेकिन कुछ लोग आपको इस दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो 15,000 नहीं सुन सकते। आप 15,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे कोई प्योर टोन जनरेट करो, वो बिल्कुल ऐसे खड़े होंगे जैसे उनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तो पहला टॉपिक तो ये आता है हियरिंग सेंसिटिविटी के अंदर कि फ्रीक्वेंसी का आभास जो है सब लोगों का एक जैसा नहीं होता है। तो उसी तरीके से ये जो 15 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो बात आपको जनरली बताई गई थी एज अ पीस ऑफ जनरल नॉलेज, ये भी इस दुनिया के सारे लोगों के लिए एग्जैक्टली एप्लीकेबल नहीं है। देयर आर ऑलवेज डिविएंट्स। ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशंस में काफी सारे आपको ऐसे मिलेंगे। मतलब आप ये भी मत समझना कि मतलब जो 15 से कम सुन रहा है वो कोई बहुत ही गिफ्टेड पर्सन है। नो, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव गॉट हाईली सेंसिटिव ईयर्स। भाई, हियरिंग क्या चीज है? बेसिकली आपके कान के पर्दे का मोटापा है। एज के साथ में लोगों को कम क्यों सुनाई देता है? क्योंकि कान के पर्दे जो है वो रिजिड और थिक हो जाते हैं, फिर उसको वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा प्रेशर और एनर्जी चाहिए होती है, तो वो सिंपल आवाजें सुन ही नहीं पाते। धीरे धीरे नॉर्मल आवाज में जो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो उनके कान के पर्दे को वाइब्रेट ही नहीं कर पाती। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस दुनिया में करोड़ों किस्म के लोग हैं, और उन सब के कान के पर्दों की जो सेंसिटिविटी है या उनकी बनावट जो है वो भी बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज में वेरी करती है। तो इसलिए हियरिंग सेंसिटिविटी जो है वो डिफरेंट पीपल में डिफरेंट पाई जाती है। अगला पॉइंट आ रहा है, मोस्ट ऑफ अस कैन हियर इन द रेंज ऑफ ओनली 1,000 to 4,000 हर्ट्ज। अब देखो, ये इस बात से कितना बड़ा डिविएशन है। जस्ट ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेंजेस। आप बोल रहे हो कि ह्यूमन बीइंग्स की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज 15 हर्ट्ज से 20,000 है, और यहां पर एक दूसरा तथ्य, एक फैक्ट आपके सामने रखा जा रहा है कि अधिकतर लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो 1,000 से लेकर के तो सुनना चालू करते हैं। यानी कि अपन 15 हर्ट्ज की बात कर रहे थे, आप तो 500 से भी काम नहीं चला सकते।
मतलब 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी अधिकतर लोग नहीं सुन पाएंगे, उसी तरह से 900 हर्ट्ज भी नहीं सुन पाएंगे। तो कौन से आपकी हियरिंग स्टार्ट होती है, यानी कोई साउंड अगर आपको सुनाई दे रही है तो वो मोस्ट प्रोबेबली 1000 हर्ट्ज और 4000 हर्ट्ज के बीच की होगी। फिर अगली बात पे आते हैं, वेरी फ्यू कैन हियर एनीथिंग बिलो 63 हर्ट्ज एंड अबव 16000 हर्ट्ज। ठीक है, एक और बात आ गई कि भाई आप इन दोनों रेंजेस को और वाइड करते चलो, 1000 से नीचे चलो और 4000 से ऊपर चलो, और आप ये पता करते चलो कि हाँ भाई अब कितने लोग सुन पा रहे हैं, अब कितने लोग सुन पा रहे हैं। तो आपने 1000 को 900 किया, 800 किया, 700 किया, 600 किया, कम करते जा रहे हो और दुनिया के सारे लोगों को चेक कर रहे हो कि भाई कौन सुन पा रहा है इतनी लो फ्रीक्वेंसी पे। तो ये पता किया गया आफ्टर रिसर्च दैट 63 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को सुन पाना इस संसार में बहुत ही कम लोगों के बस की बात है। तो हो सकता है आप, मैं, आपके फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स सब 63 हर्ट्ज से ऊपर ही सुन पाते हो, लेकिन वो टेस्टिंग के बाद ही आपको पता लगेगा, और उसकी बात अपन करेंगे थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। और उसी तरीके से मैक्सिमम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो अधिकतर लोगों के लिए है वो एक्चुअली 16,000 हर्ट्ज है। 20,000 और 15 हर्ट्ज तो आपने मतलब एक तरह से रिजिड रेंज लगा दी। एक तरह से ये कहने का ये मतलब हो गया कि भाई इस दुनिया में ऐसा कोई एक आदमी ढूंढ के बता दो जो 15 से कम सुन सके, मुश्किल मिलेगा। और 20,000 से ऊपर सुन सके, मुश्किल मिलेगा। तो ये अपन के फैक्ट्स में थोड़ा सा करेक्शन हो गया है जो पहले अपन डिस्कशन कर रहे थे उससे, कि 63 हर्ट्ज से कम सुन पाने वाले और 16,000 से ज्यादा सुन पाने वाले इस दुनिया में कम ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हियरिंग सेंसिटिविटी पे एक जनरल डिस्कशन आपके इन 3 पॉइंट्स के थ्रू हो गया। यू कैन एक्सप्रेस योर इन योर ओन वर्ड्स। अब अपन आते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग पे। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग क्या चीज है? ये बेसिकली थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, कोई जानता है क्या? डज एनीबडी ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड वर्ड आपने फिजिक्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग में हो सकता है इससे पहले भी कई बार सुना हो, लेकिन आप में से कितने लोगों को इसका इंग्लिश मीनिंग पता है? अगर इंग्लिश मीनिंग पता हो जाए तब आपको इसकी साइंटिफिक मीनिंग को समझने में भी ज्यादा आसानी होगी। सो टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड? किसी को आता है? विशाल, योगेश, नो सर। नो सर। पिनाक, संस्कार, एनीबडी? फिर याद नहीं आ रहा अभी बिल्कुल भी। ठीक है, कोई बात नहीं, आज अपन सीख लेंगे कि भाई किस चीज को अपन थ्रेशोल्ड कहते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब है चौखट। किसी घर के अंदर आप एंटर करते हो तो हर घर की एक चौखट होती है जिस पे पैर रख करके आप घर में एंटर करते हो, राइट? अब वो चौखट एग्जैक्टली कोई एक स्टेप की तरह बना हो ये कोई जरूरी नहीं है। इट कुड सिंपली बी द एंट्रेंस टू अ हाउस। तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है चौखट या एंट्रेंस लेवल। तो एक तरह से इसको साइंटिफिक मीनिंग में इन्होंने कैसे अडॉप्ट किया थ्रेशोल्ड वर्ड को, कि भाई बोला कि किसी चीज की शुरुआत, आप किसी घर में प्रवेश कर रहे हो तो घर तो अभी देखा ही नहीं है, घर पे प्रवेश करने के बाद ही तो घर का एक्सपीरियंस लोगे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में थ्रेशोल्ड को साइंस और इंजीनियरिंग वाले यूज करते हैं कि भाई थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, थ्रेशोल्ड ऑफ विजन, थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस जो है उसकी थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि उस थ्रेशोल्ड से कम की वैल्यू आपके आभास में नहीं आएगी, और उस थ्रेशोल्ड से कम ऊपर की वैल्यू अगर हो तो ही आपको उसका आभास होगा। तो किसी भी चीज की थ्रेशोल्ड का मतलब यही होता है कि मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू से तो शुरुआत होगी, उससे कम पे तो कुछ नहीं आपको समझ में आएगा, कुछ फील नहीं होगा। तो अब थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का क्या मतलब हो गया? थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का मतलब हो गया कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे आपको कुछ सुनाई देगा। तो अब जैसा कि अपन ने इससे पहले वाले टॉपिक पर डिस्कस किया था यहाँ पे कि भाई 63 हर्ट्ज, 1600 हर्ट्ज, अब अगर आप एक्चुअल चेक करने चलो कि भाई संस्कार को मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, तो पता लगा संस्कार की मिनिमम फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। फिर उसके बाद पिनाक से पूछा गया कि भाई आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है जो आपको सुनाई देती है, तो पिनाक ने बोला कि सर मेरी तो 101.5 है।
यस, डेसिमल्स ऑल्सो आर इंक्लूडेड इन इट। तो अब इस दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, हर इंसान से जाकर के उसकी मिनिमम और मैक्सिमम पूछी जाए तो सबकी अलग अलग आएगी। इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ थ्रेशोल्ड्स आर देयर फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहली बात आपको इस टॉपिक में, ये जो नया टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं उसमें समझने की बात ये है, हर इंसान की थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग अलग अलग है। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। तो अब हर इंसान की थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग को कैसे पहचाना जाए? तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, सबसे पहले तो ये बताओ कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है या दोनों की बात हो रही है? लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। वेरी गुड, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। चूंकि यहाँ पे थ्रेशोल्ड वर्ड यूज किया गया है, तो थ्रेशोल्ड वर्ड का मतलब है जिस वैल्यू से शुरुआत होती हो। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे तो शुरुआत हो नहीं सकती, तो डेफिनेटली ये लोअर लेवल ऑफ हियरिंग फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग से। ठीक है, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कि एक्चुअली साउंड इंजीनियर्स या साउंड के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो किसी आदमी का थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कैसे पता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चला गया और मैं आज आज मेरी इच्छा है कि मैं पता करना चाहता हूं कि भाई मेरी थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कितनी है। ऑब्वियसली आप लोगों की थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग मुझसे अलग होगी, बट आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज माय थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि मैं एज अ पर्सन अकेला कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे सुन सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा जो साउंड इंजीनियर जो होगा, वो मुझे बिल्कुल एक साइलेंट रूम में ले जाएगा। ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हो, क्योंकि वहां पे डिस्टरबेंस हमें नहीं चाहिए। अब लिसनर कौन है? मैं हूं। तो मैं एक साइलेंट रूम में आ गया हूं विद द साउंड इंजीनियर। अब मेरे को वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि प्योर टोन, वापस से याद करें, एक प्योर टोन सुनाई जाएगी मेरे को। ठीक है, और जनरली ये कैसे रखा जाता है, साइलेंट रूम भी है और साथ में आपके बिल्कुल इफेक्टिवली डिजाइंड हेडफोन्स यूज होंगे इसमें। तो मेरे को एक हेडफोन पहना दिया जाएगा विच इज स्पेसिफिकली डिजाइंड इवन टू कैंसल एनी स्ट्रे नॉइस। बिल्कुल साइलेंट रूम होगा और मेरे को उस हेडफोन के थ्रू एक प्योर टोन सुनाई जाएगी, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी पे। और वो प्योर टोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो चलो सेट कर दिया 100 हर्ट्स पे। 100 हर्ट्स पे मेरे को एक प्योर टोन हेडफोन के थ्रू सुनाई जा रही है। ठीक है, और उसके बाद एक 2 सेकंड का बीप होगा, फिर वो बंद करके मेरे से पूछेगा कि आपको कुछ सुनाई दिया। तो अगर मेरे को कोई आवाज आई है जो कि हल्की सी परसेप्टेबल सी कुछ आवाज आई होगी, तो मैं बोलूंगा कि हाँ सुनाई दिया। फिर वो क्या करेगा, वो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा, फिर वो फ्रीक्वेंसी को सेम रख करके वापस से मेरे को आवाज सुनाई देगा। ये दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर। आपको मैं ये ख्याली पुलाव नहीं बता रहा हूँ, दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग आउट द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। अब वापस से उसने मेरे को आवाज सुनाई और फिर से पूछेगा कि अब सुनाई दिया, एंड यू वोंट बिलीव इट, आपको लगा कि यार अभी भी 100 हर्ट्स पे प्योर टोन दिया और दूसरी टाइम भी 100 हर्ट्स पे प्योर टोन दिया, तो अगर पहली बार मेरे को सुनाई दिया तो दूसरी बार क्यों नहीं सुनाई देगा, पक्का सुनाई देगा। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। आपको बहुत सरप्राइज होगा इस बात पे, ये होता है ऐसा। और ये थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग पता करने का प्रोसीजर है। कई सारे लोग बोलेंगे कि नहीं मेरे को इस बार कुछ भी नहीं सुनाई दिया, लेकिन पहले सुनाई दिया था। फिर वो क्या करेगा, फिर वो कम से कम 5-6 बार और आपको 100 हर्ट्स पर ही प्योर टोन की बीप बार बार सुनाएगा। और सपोज उसने 10 बार आपको प्योर टोन सुनाई, फिर वो काउंट करेगा कि आपने कितने बार ये कहा कि हाँ मुझे सुनाई दी। अगर आपने 5 बार से ज्यादा 10 बार में, ठीक है, यानी कि 50% टाइम, अगर 20 बार है तो 10 बार, 40 बार है तो 20 बार, समझ रहे हो मेरी बात को, वो आपको एक्स नंबर ऑफ टाइम्स एक ही फ्रीक्वेंसी पे प्योर टोन सुनाएगा और आपसे हर बार पूछेगा सुनाई दिया, सुनाई दिया, सुनाई दिया। और आपका जो आंसर है वो रिकॉर्ड किया जाएगा कि एक्स नंबर ऑफ टाइम्स में से कितने बार आपको वो टोन सुनाई दी। तो सपोज कोई आदमी है जिससे 10 बार पूछा गया एक ही फ्रीक्वेंसी पे और उसने 7 बार ये कहा कि हाँ मुझे सुनाई दिया, तो फिर वो प्योर टोन 100 हर्ट्स जो है वो मोर देन 55% टाइम्स उसको सुनाई दी। तो इसका मतलब है उसकी थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग 100 हर्ट्स से तो कम है। अब वो क्या करेगा, वो आपको 90 हर्ट्स पे सुनाएगा, अब आपको और कम पे फ्रीक्वेंसी पे सुनाएगा।
अब आपको वापस से 90 हर्ट्ज पे उसने 10 बार टोन सुनाई और उसके बाद आपसे पूछा कि आपको सुनाई दिया। और अब चूंकि ये और भी लो फ्रीक्वेंसी है तो इसके चांस ये बनते हैं कि 10 बार सुनाएगा। पिछले बार आपको 100 हर्ट्ज 7 बार समझ में आई थी या 7 बार सुनाई दी थी, 90 हर्ट्ज हो सकता है 6 बार ही सुनाई दे, लेकिन ये अभी भी 5 बार से ज्यादा है, यानी कि मोर देन 50% टाइम्स यू हैव रिकॉग्नाइज्ड द टोन। तो ये सेट हो जाएगा कि भाई तुम्हारी जो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है वो 90 हर्ट्ज से और कम है। अच्छी बात है ये। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग आपकी जितनी कम हो, ये आपके ईयर की और आपके ईयर ड्रम के हेल्थ का एक इंडिकेटर भी है। तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कब खराब होती है? उम्र के साथ में। जो बुढ़े लोग हैं उनको 100 हर्ट्ज बहुत मुश्किल से सुनाई देगी, 90 हर्ट्ज तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। जो काफी जैसे कि मोर देन 60 70 80 ईयर्स ओल्ड हो जाते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी की थ्रेशोल्ड है वो 90 100 से ऊपर 150 हो सकता है, 500 तक चली जाए उनकी। इसीलिए आपको ये दिखाई देता होगा कि जो बुढ़े लोग हैं वो हियरिंग एड्स लगाते हैं और ऊंचा सुनते हैं, जिसको बोलते हैं ना ऊंचा सुनना, ये यही है, उनकी थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग हाई हो गई है। तो अब मेरे को इस चीज से समझाओ, क्या आपको थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? यस सर। कि ये कैसे पता लगाया जाता है? सर अगर 100 हर्ट्ज पे एक बार सुनाई Yes, देगा sir. तो बार बार भी सुनाई देगा। यही तो बात है, नहीं सुनाई देता वो। ये Yes, sir. ये एक रैंडम प्रोसेस है। आपको लगता है कि भाई अभी मैंने सुन लिया तो अगली बार क्यों नहीं सुनाई देगा? इट इज एक्चुअली अ रैंडम प्रोसेस, इट हैज बीन फाउंड टू बी अ रैंडम प्रोसेस। तो इसीलिए इसी एक फ्रीक्वेंसी पे कई बार टेस्ट किया जाता है और उससे कई बार पूछा जाता है। अच्छा, अब मैं आपको इसको और इलेबोरेट करता हूँ। 100 हर्ट्ज पे आपको 7 बार सुनाई दिया, ठीक है, लेकिन अगर मैं 100 की बजाय 500 हर्ट्ज एक यंग पर्सन को, जैसे यू आर ऑल यंग पीपल, ठीक है, तो 500 हर्ट्ज की प्योर टोन अगर मैं आपको 10 बार नहीं 1000 बार भी सुनाऊंगा, तो एवरी सिंगल टाइम यू विल से यस मेरे को सुनाई दी, ये तो बहुत क्लियर है। तो ये तो 100% सक्सेस रेट होगी आपकी। तो इससे क्या पता लगा कि 500 हर्ट्ज से तो बहुत नीचे है आपकी थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, और नीचे जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इसको ड्रॉप करते जाओगे, 100 हर्ट्ज, 90, 80, आप जैसे जैसे ये 63 हर्ट्ज के पास पहुंचते जाओगे, तो आप खुद ही सरप्राइज हो जाओगे जब आपको साउंड इंजीनियर ये बोलेगा कि सर मैं आपको एक ही फ्रीक्वेंसी सुना रहा था बार बार। तो आप खुद चकित रह जाओगे कि यार फिर मैं इसको बार बार क्यों नहीं सुन पाया। तो बोला है कि ऐसा ही होता है, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज इट बिकम्स अ प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट एंड दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? Okay, sir. ओके। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को कम करते जाएंगे और एक पर्टिकुलर ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी, जैसे सपोज 70 हर्ट्ज तक पहुंच गए आप, और 70 हर्ट्ज पर आपने ये कहा कि मेरे को 5 बार सुनाई दी। 10 बार उसने सुनाया था 70 हर्ट्ज पे प्योर टोन, और 10 में से मेरे को 5 बार सुनाई दे गया। फिर उसके बाद उसने जैसे ही 69.9 हर्ट्ज पर भी आपको सुनाया, ये देखो 70 हर्ट्ज से अब कितना कम किया, सिर्फ 0.1 हर्ट्ज कम किया, लेकिन 69.9 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी टोन आपको 10 में से 4 बार ही सुनाई दी। तो क्या फाइनल वर्डिक्ट बन जाएगा? आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, योर थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इज 70 हर्ट्ज। क्योंकि 70 हर्ट्ज वो लास्ट लोएस्ट फ्रीक्वेंसी थी जिस पर आपको 50% से ज्यादा बार एक प्योर टोन रिकॉग्नाइज हो पाई। समझ में आ गया आपको? ओके सर। यस सर। ठीक है। अब 70 हर्ट्ज की टोन आपकी थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग हो गई, और एक तरह से जैसे ये थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है, जैसा मैंने यहाँ पर कहा, इट इज अ मेजर ऑफ हियरिंग सेंसिटिविटी। तो हियरिंग सेंसिटिविटी की अपन ने बात की थी, हर इंसान की अलग अलग होती है। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग क्या चीज है? वो मेजर करने का एक तरीका है, और उसको मेजर करने का एक्सपेरिमेंटल मेथड मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर आप इस एक्सपेरिमेंटल मेथड को एक्सप्लेन करने चले तो इसमें आप 1 पेज से 1.5 पेज लिख सकते हैं, लेकिन इतना आपको नहीं लिखना है। ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम में स्मार्ट आंसरिंग होनी चाहिए। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन थ्रेशोल्ड इस पे अगर आता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट उस पे, तो ये जितनी भी बातें अपन कर रहे हैं ये सारी बातें उसमें इंक्लूड होगी।
प्लीज रिमेंबर दैट। सिर्फ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग के एक्सपेरिमेंट को आप बहुत लंबा चौड़ा ना लिखें, यू हैव टू राइट एवरीथिंग एंड योर रिटन कंटेंट शुड बी इन करेक्ट सिंक्रोनाइजेशन विद द अमाउंट ऑफ मार्क्स अलॉटेड फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, अपने क्वेश्चन के नंबर की वेटेज के हिसाब से लंबा चौड़ा करें, वरना टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन वॉइस, ये क्या चीज हो रही है? ये हियरिंग की बात नहीं हो रही है, यहां पर ये बात हो रही है कि एक आदमी जो बात करता है वो नॉर्मली किस फ्रीक्वेंसी रेंज में होती है। तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी आवाज, पहले ये बताओ, हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है या लो फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है? हाई छोटे फ्रीक्वेंसी बच्चों, लो फ्रीक्वेंसी की। नो, लो फ्रीक्वेंसी बड़े लोगों की आवाज होती है, जिनकी आवाज में बेस आ जाता है। जैसे मर्दों की आवाज जो होती है और औरतों की आवाज जो होती है, मर्दों की आवाज की फ्रीक्वेंसी लो रहती है और जनरली औरतों की आवाज की फ्रीक्वेंसी हाई रहती है। और उसी तरीके से अगर बच्चों से और कंपेयर किया जाए तो बच्चों की आवाज की फ्रीक्वेंसी हाई है। भाई आप जनरल लैंग्वेज में बोलते हो तो किसका पिच ऑफ वॉइस ज्यादा होता है? कि हाई पिच में कौन बात करता है? बच्चे बात करते हैं, औरतें बात करती हैं, मर्द बात करते हैं, कौन बात करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी या हाई पिच पे बच्चे बात करते हैं, क्योंकि उनकी आवाज, बच्चे बात करते हैं। है ना, उनकी आवाज तीखी होती है। छोटे बच्चे चिल्लाते हैं तो बहुत पेन होता है ना कान में कई बार। सर बच्चे जब रोते हैं, बच्चे जब हंसते खेलते चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। ऐसा लगता है कि अरे तेरी कितना तेज चीख रहा है यार ये बच्चा। वो तेज नहीं चीख रहा, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे चीख रहा है, उसका पिच हाई है। तो अब यहां पर ये बात हो रही है, दिस इज अगेन अ पीस ऑफ जनरल नॉलेज, कि ह्यूमंस जो बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, उस कॉन्वर्सेशन की जो आवाज है वो जनरली कितनी फ्रीक्वेंसी पे निकलती है। तो ये पाया गया है कि पूरे संसार में एक स्टैटिस्टिकल डेटाबेस जब बनाया गया तो ये पाया गया कि 80 से 8000 हर्ट्ज, इसको याद रखना भी आसान है। ये देखो दोनों 8 के मल्टीपल्स हैं, 80 8000, ठीक है, 100 टाइम्स का रेंज है। 80 से 8000 हर्ट्ज के बीच में लोगों के बात करने की फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। ठीक है, तो दिस इज अनदर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू कैन ऐड इन योर शॉर्ट नोट्स। फिर उसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करनी है, टीटीएस एंड पीटीएस। ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड का पार्ट है। टीटीएस क्या चीज है? इट इज कॉल्ड एज टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। पीटीएस क्या है? परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। ठीक है, अब ये समझते हैं क्या चीज है। आपने मूवीज में देखा होगा, कहीं पे कोई, जैसे कोई वॉर मूवी है जिसमें कि कोई जंग लड़ी जा रही है, खूब सारी जंग के ऊपर मूवीज बनी है, फॉरेन मूवीज हैं, इंडियन मूवीज हैं। तो उसमें जब कोई ग्रेनेड का ब्लास्ट होता है और उस ग्रेनेड के ब्लास्ट को अगर कोई सोल्जर सरवाइव कर जाता है, तो मूवीज में ऐसा दिखाते हैं बिल्कुल जैसे कि सारी आवाज एकदम से बंद हो गई है और बिल्कुल ऐसे ही वो चक्कर से आ रहे हैं और उस सोल्जर को कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। दिस इज कॉल्ड एज टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। थ्रेशोल्ड क्या चीज थी? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे आपको आवाज सुनाई देती है, और किसी बड़े धमाके के कारण अगर आपके कान के पर्दों की सेंसिटिविटी टेम्पोररीली अगर डैमेज हो जाती है, तो उस समय या कुछ समय के लिए आपको लो फ्रीक्वेंसी की आवाजें सुनना बंद हो जाएगी। आपका थ्रेशोल्ड जो है, अगर एक्चुअल थ्रेशोल्ड आपका 100 हर्ट्ज था और अगर आपके कान को कोई टेम्पररी डैमेज हो जाता है तो वो 100 हर्ट्ज से शिफ्ट होकर के हो सकता है 150 हर्ट्ज पे चले जाए या फिर 200 हर्ट्ज पे चले जाए। तो इसका मतलब है कि आपसे अगर कोई पहले 100 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पे बात करता तब तो आपको सुनाई दे जाता, लेकिन अब आपको 100 हर्ट्ज की बात सुनाई नहीं देगी, आपको वो सुनने के लिए कम से कम 150 हर्ट्ज या थोड़ी सी और हाई फ्रीक्वेंसी पे आपसे बात करी जानी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। यहाँ पर मैंने उसका एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है। अ टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट इज अ टेम्पोररी शिफ्ट इन द ऑडिटरी थ्रेशोल्ड। इट में occur suddenly after exposure to a high level of noise। बहुत तेज आवाज के एक्सपोजर के बाद कुछ समय के लिए, जैसे कि बम का फटना
या फिर आपको कोई पकड़ करके किसी शादी ब्याह में जो बड़े बड़े स्पीकर लगते हैं उस स्पीकर के पास में बिठा दे, बोले यार और कोई सीट नहीं है यहीं बैठ जाओ आप 15 से 20 मिनट तक वहां पर फुल वॉल्यूम पे जो ब्लेयरिंग हो रही थी आप जो स्पीकर में से उसके बिल्कुल सामने बैठे रहे मजबूरी में, और सहन नहीं हुआ तो उठ के चले गए, और उठ करके जब शांत जगह पे गए तो आपको ये रियल लाइफ में फील होगा, यू एक्सपीरियंस अ टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। आपको जनरली गाड़ियों की आवाजें ये सब बहुत धीमी सुनाई देगी, आप बोलोगे अबे यार मेरे कान खराब हो गए क्या? नहीं, कान खराब नहीं हुए हैं, ये सिर्फ टेम्पररी शिफ्ट हुआ है। थोड़े टाइम के बाद में आपके कान के जो जो सेल्स हैं जब वो वापस से रिस्टोर हो जाएंगे तो आपका थ्रेशोल्ड वापस से नॉर्मल पे पहुंच जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। तो आपको क्या लिखना है, ये जो चीज मैंने यहाँ पर लिख करके दी है, दिस यू कैन रिमेंबर फॉर योर राइटिंग पर्पस। उसी तरीके से परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट करके भी एक चीज होता है। अगर वो धमाका आपके कान को परमानेंट डैमेज पहुंचा दे तो फिर आपकी थ्रेशोल्ड जो है जो पहले 100 थी वो हो सकता है अब परमानेंटली ऊपर चले जाए, 150 पे चले जाए, 200 250 पे चले जाए। बुढ़ापा आ जाता है, एज आ जाती है, तो उसके कारण भी आपकी थ्रेशोल्ड जो है वो परमानेंटली शिफ्ट हो जाती है। पहले आप जवानी में 20 साल की उम्र में 100 हर्ट्ज नहीं 80 हर्ट्ज तक भी सुन सकते थे, लेकिन अब आप सपोज 60 65 साल के हो जाओगे तो उस टाइम पे हो सकता है आपको परमानेंटली आपका थ्रेशोल्ड 80 से 150 पे पहुंच जाए। तो इस तरह का जो थ्रेशोल्ड शिफ्ट होता है इसको परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट कहते हैं। ये इट में ऑकर सडनली, हो सकता है कान को कोई परमानेंट डैमेज हो गया उसके कारण हो गया हो, और डेवलप ग्रेजुअली ओवर टाइम विथ एज। ठीक है, परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट रिजल्ट्स इन परमानेंट हियरिंग लॉस, यानी कि आपका 100 हर्ट्ज से 150 हर्ट्ज का जो चेंज हो गया है उसमें ये 50 हर्ट्ज का जो डिफरेंस है वो परमानेंटली आपका लॉस हो गया है, उस वो अब आपका कभी रिकवर नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। तो ये खूब सारी बातें आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड में लिखने के लिए। इन सब चीजों को आप अपने वर्ड्स में अपने हिसाब से अपने जजमेंट के हिसाब से क्वेश्चन के नंबरों को देखते हुए अपने आप एक्सप्रेस करें। अब उसी तरह से सेकंड टॉपिक पे आते हैं, साउंड प्रेशर डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स। इसके ऊपर थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, इसके ऊपर ज्यादा बातें नहीं है। ये देखो इतना सही है, इसके अंदर इन पॉइंट्स को इलेबरेट करना है, 1 2 3 4। तो जिस तरह से अभी अपन ह्यूमन के परसेप्शन की बात फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कर रहे थे, अब वही बात अपन ह्यूमन के परसेप्शन के साउंड की प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट बात करेंगे कि साउंड का जो प्रेशर है उससे ह्यूमन को क्या आभास होता है। अब मिनिमम प्रेशर ऑफ साउंड फॉर अडल्ट विद नॉर्मल हियरिंग इज 2 into 10⁻⁻5 पास्कल्स। यानी कि अब मैं सारी चीजें प्रेशर के टर्म्स में बात करूंगा, अब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको कोई साउंड सुनाई जाए और उस साउंड का जो प्रेशर है वो प्रेशर अगर 2 into 10⁻⁻5 पास्कल से कम है तो आपको सुनाई नहीं देगी वो आवाज। तो ये जो वैल्यू है 2 into 10⁻⁻5 पास्कल, ये एक याद रखने वाली वैल्यू है। ये बेसिकली प्रेशर थ्रेशोल्ड मान लो आप इसको, जैसे थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग फ्रीक्वेंसी से होती थी, आप एक तरह से ये भी मान सकते हो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए जनरली जो ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ अर्थ है उसके लिए प्रेशर थ्रेशोल्ड जो है वो 2 into 10⁻⁻5 पास्कल है। लाउडनेस क्या चीज है ये अपन पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके थे, पिछले वाली क्लास में। लाउडनेस एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस विद इंक्रीज्ड प्रेशर, यानी फ्रीक्वेंसी को अगर आप फिक्स करके रख लो और साउंड के प्रेशर को बढ़ाना चालू कर दो तो आपको जो आवाज आ रही है वो बहुत हाई वॉल्यूम पे फील होने लग जाएगी। यानी कि प्रेशर और लाउडनेस का सीधा सीधा नाता रिश्ता है। हाई प्रेशर की साउंड आपको ज्यादा वॉल्यूम पे सुनाई देती है, लो प्रेशर की साउंड आपको ऐसे सुनाई देती है जैसे कोई लो वॉल्यूम पे गाना बज रहा हो या फिर लो वॉल्यूम पे बात हो रही हो। ठीक है, सो प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द लाउडनेस फेल्ट बाय ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द साउंड। ठीक है, फिर एक और जनरल नॉलेज की लिमिट आ गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कह सकते हैं ना अपन। यस सर। दिस इज पास्कल्स ओनली।
तो 20 पास्कल की अगर प्रेशर पे कोई साउंड सुनाई दे, वो इतनी लाउड होती है कि आपको पूरे शरीर में उसका कंपन फील होता है. द साउंड एट दिस लेवल ऑफ प्रेशर कैन बी फेल्ट एज अ फिजिकल वाइब्रेशन. और ये चीज चेक करना बहुत आसान है. ठीक है, जैसे शादी ब्याह वाले लाउड स्पीकर की बात कर रहे थे, वो बड़ा सा डेक होता है जिसमें 3-4 वूफर्स लगे होते हैं. उसके सामने जाकर के आप कभी डांस करके देखना, आपको झटका फील होगा. उसमें गाने की एक एक बीट जो है आपको छाती पे, पेट पे, हाथों में बिल्कुल एज अ फिजिकल पुश फील होगा वो. तो इसका मतलब आप समझ लेना कि अगर आपकी बॉडी भी उस फिजिकल साउंड के वाइब्रेशन को फील कर पा रही है, तो आप समझ लेना कि वो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी ज्यादा प्रेशर पे वो वॉल्यूम बज रहा है, वो गाना बज रहा है. और आपने, हालांकि ये बात ऐसे यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल वी आर ऑल अडल्ट, तो इसीलिए मैं आपसे ये बात करने में ऐसे कोई ज्यादा हिचकता नहीं हूँ. साउंड को कई बार ये जो रोग एजेंसीज हैं, ये लोग टॉर्चर के तरह से भी इस्तेमाल करते हैं. ये आपने मूवीज में देखा होगा, हो सकता है कुछ मूवीज में आपने देखा हो, लेकिन ये बहुत कॉमन टेक्निक नहीं है. साउंड कैन बी यूज्ड एज अ टॉर्चर टेक्निक फॉर स्पाई एजेंसीज ऑल्सो. तो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जो साउंड है, वो तो आपका शरीर भी फील कर सकता है. कान की तो बात छोड़ो, योर बॉडी इज फीलिंग इट एज अ प्रेशर वेव. तो अब आप सोच के देखो कि अगर उसको 10 गुना बढ़ा दिया जाए प्रेशर को, तो क्या होगा. इट इज सो पेनफुल कि ये आपने जितने भी टॉर्चर की टेक्निक्स देखी हैं, उन सबसे ज्यादा दर्दनाक है ये. द ह्यूमन बीइंग बिकम सो मच अनकंफर्टेबल एट दिस प्रेशर लेवल ऑफ साउंड कि वो कई बार अपने राज उगलने के लिए भी तैयार हो जाता है. बोलता है कि भैया आवाज बंद कर दो यार. वो एक्चुअल पेन देती है शरीर को, आपके ब्रेन को, आपके कानों को. आपके पर्दे जो हैं, कान के पर्दे हैं, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट उस पर इतना प्रेशर पड़ता है कि दे आर एट द वर्ज ऑफ गेटिंग डिस्ट्रॉयड, ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डैमेज्ड, फटने के कगार पे आ जाते हैं वो. तो 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 200 पास्कल्स ऑफ साउंड इज एक्चुअली पेनफुल फॉर ह्यूमन बीइंग. तो ये साउंड प्रेशर डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स पे बस इतनी सी बातें हैं. ये मैंने जो बुक्स से कंपाइल किया है. आवाज नहीं आ रही है. You simply write कि the sound pressure when it increases beyond a level of 200 Newton per meter square, it can be painful to human beings and other organisms. तो इतना सा लिख दो आप बस. ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए है वैसे बेसिकली, बाकी जानवरों पे तो उनकी सबकी प्रेशर थ्रेशोल्ड अलग अलग होती है. बट डोंट गो फॉर द वर्ड टॉर्चर एंड ऑल. ठीक है, ओके. अब उसके बाद आते हैं अपन डेसिबल स्केल पे. अब यहाँ पर अपन एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, एंड दैट इज हाउ टू मेजर द साउंड. ठीक है, और डेसिबल का स्केल अच्छी तरह से आपको पता हो, ये इंपॉर्टेंट है. आपको ये पता है कि साउंड के बारे में कभी भी कोई मेजरमेंट की बात आती है तो डेसिबल ही यूज किया जाता है. सबसे पहले डेसिबल को लिखना सीखें. इट इज रिटन एज अ स्मॉल डी फॉर डेसी एंड कैपिटल बी फॉर बेल, BEL. ठीक है, ये बेल लेबोरेटरीज द्वारा डेवलप किया गया एक आंकड़ा है. क्या चीज है ये? जैसे आप किसी डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, किसी वॉल्यूम को मीटर क्यूब में नापते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर्स में नापते हैं, तो किसी भी चीज को नापने का एक आंकड़ा चाहिए आपको. ठीक है, तो साउंड को नापने के लिए सबसे पहले तो आपने ये सीखा था कि साउंड की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मेजर की जा सकती है. भाई साउंड दिखती तो है नहीं, तो उसको नापोगे कैसे? साउंड की फ्रीक्वेंसी नापी जा सकती है, साउंड का प्रेशर नापा जा सकता है, साउंड की इंटेंसिटी नापी जा सकती है, और साउंड का प्रेशर नापा जा सकता है. ये चीजें हैं साउंड की जो नापी जा सकती है. लेकिन नाप तोल करके फाइनली आपने कभी नहीं सुना होगा
कि भाई जरा यहाँ का साउंड मेजर करो, ठीक है, आप इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, साउंड को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, ठीक है, आप साउंड मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, कहीं पे शादी ब्याह में बहुत हाई वॉल्यूम पे बजा रखा है, और वहां का साउंड मेजर करके जो इंजीनियर है वो आपको आंसर देगा सर 20 डेसिबल। तो आपने कहा यार ये डेसिबल क्या होता है, ये तो मुझे नहीं पता, आप ये बताओ ना साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, साउंड का प्रेशर कितना है, साउंड की इंटेंसिटी कितनी है, या साउंड का पावर कितना है। तो वो इंजीनियर आपसे बोलेगा सर साउंड ऐसे नहीं नापा जाता। फिर कैसे नापते हैं? बोलता है कि साउंड तो डेसिबल में ही नापता है। तो बोलता है फिर आपने, हमको तो मनु सर ने सिखाया था कि भाई साउंड को नापने के लिए या तो उसकी फ्रीक्वेंसी नापो, या प्रेशर नापो, या इंटेंसिटी नापो, या पावर नापो। अब ये चीजें कहाँ चली गई? अब एकदम से ये पूरी रामायण सिखा करके आप बोल रहे हो कि नहीं साहब इन इन चीजों को हम हर्ट्स में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉट्स पर मीटर स्क्वायर में, और वॉट्स में तो नापते ही नहीं है, डेसिबल में नापते हैं। तो ये चीजें कहाँ गई? तो अब आपको एक नई चीज सीखनी है, साउंड इज ऑलवेज मेजर्ड इन डेसिबल्स। ये पूरे संसार ने अडॉप्ट कर लिया है नया यूनिट। तो क्या इन यूनिट्स को त्याग दिया क्या? ये हर्ट्ज कहाँ गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहाँ गई? ये कहीं नहीं गई। नाप आप अभी भी फ्रीक्वेंसी रहे हो, नाप आप अभी भी प्रेशर रहे हो, नाप आप अभी भी इंटेंसिटी रहे हो, नाप आप अभी भी पावर ही रहे हो, अभी भी यही चीजें नप रही हैं। लेकिन ये चीजें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉट पर मीटर स्क्वायर में और वॉट्स में ना नप करके सिर्फ डेसिबल में नप रही हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया क्या? साउंड को मेजर करने का एक नया यूनिट है डेसिबल। ये बेल लेबोरेटरीज ने एक बार इंट्रोड्यूस किया था। इसका कारण भी दिया कि भाई जब अच्छा खासा प्रेशर का यूनिट है, ऐसा ही यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर उसके लिए डेसिबल क्यों ला रहे हो? अच्छा, और सबसे सरप्राइजिंग बात है, प्रेशर भी डेसिबल में नप रहा है, इंटेंसिटी भी डेसिबल में नप रही है, और पावर भी डेसिबल में नप रहा है। बस फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में ही नपती है, वो डेसिबल में नहीं नपती। हालांकि अगर आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी भी डेसिबल में नाप सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको एक दूसरी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, और हो सकता है शायद कहीं किसी इंटरनेट सोर्स में भी नहीं मिले। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक फैक्ट। किसी भी चीज को डेसिबल में नाप सकते हो। वापस से रिपीट कर रहा हूं, यू कैन मेजर एनीथिंग इन डेसिबल्स। ठीक है, ये देखो। तो अब आप रैंडमली मेरे से पूछोगे तो क्या मेरी हाइट भी डेसिबल में नप जाएगी? विच साउंड्स वेरी एब्सर्ड। डेसिबल जो है कैजुअली भी किसी आदमी ने सुनी होगी, बोले भैया डेसिबल क्या होती है, तो वो आदमी पहली दफा बोलेगा यार कुछ साउंड से रिलेटेड है, ये आवाज आवाज नापते हैं शायद डेसिबल पे। बिल्कुल सही कहा, आवाज नापने के लिए डेसिबल होती है। लेकिन डेसिबल जो यूनिट बेल लेबोरेटरीज ने डेवलप करी, वो सिर्फ आवाज के लिए नहीं करी, उन्होंने एक नई यूनिट दी है दुनिया को, एक रिलेटिव यूनिट दी है जिससे कि आप कुछ भी नाप सकते हो। तो अब देखें कि ये डेसिबल होता क्या है, और इससे कुछ भी अगर नापने की बात की जाए, साउंड की प्रेशर इंटेंसिटी को छोड़ के और कुछ भी नापना हो तो कैसे नापेंगे, देखते हैं अपन। ठीक है, तो डेसिबल स्केल को समझते हैं अब अपन। सबसे पहले बेल लेबोरेटरीज ने अपनी यूनिट बेल को डिफाइन किया। डेसिबल पे नहीं आए, उन्होंने पहले बेल को डिफाइन किया। उन्होंने बोला आप कोई भी क्वांटिटी लेके आ जाओ। तो आपसे पूछा गया कि आप मेरे को क्या क्वांटिटी देना चाहते हो? बोला कि चलो सर हमारी हाइट ले लो। तो पिनाक की हाइट कितने सेंटीमीटर है? आप पिनाक का कोई आइडिया है क्या? कैन यू टेल मी व्हाट इज योर हाइट इन सेंटीमीटर्स अप्रोक्सीमेट? या फुट में बता दो, फुट में बता दो। पिनाक है यहाँ पे? यस सर। हाँ बताओ, आपकी हाइट कितनी है इन फुट? 5'6". 5'6" है तो 5.5 मान लूं। तो यस सर। पिनाक की हाइट है 5.5 फुट, 5.5। फिर ये पूछा गया कि भाई भारत की एवरेज हाइट कितनी है? अब इसका एक्चुअल नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, वी हैव टू गो टू द इंटरनेट एंड चेक। मतलब अब क्या चाहिए मुझे? अगर मैं एनीथिंग को हाइट मान रहा हूं तो मेरे को उस एनीथिंग का एक रेफरेंस वैल्यू चाहिए।
अब रेफरेंस क्या होती है, जो पूरे संसार में या पूरी कम्युनिटी में कॉमनली एक्सेप्टेड है। तो अभी मैं हाइट की बात कर रहा हूं, तो मैंने ये माना कि लेट अस से इंडियंस की एवरेज हाइट 5 है, तो हाइट की जो रेफरेंस वैल्यू है वो मैंने 5 ले ली, और पिनाक की हाइट जो है वो 5.5 ले ली। पहले तो मैं इसका रेशियो लूंगा, फिर इस रेशियो का लॉग टू बेस 10 निकालूंगा, तो आपके पिनाक के हाइट का बेल निकल के आ जाएगा। यानी कि पिनाक की हाइट बेल में कितनी है, यू विल गेट इट। और अगर पिनाक की हाइट डेसिबल में निकालनी है, तो मैं ये जो बेल निकला है लॉग टू बेस 10 ए बाई ए रेफरेंस, उसको 10 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा। नाउ यू गेट योर हाइट इन डेसिबल्स। आप कैलकुलेटर लेके अगर 5.5 यहां पर रखो, 5.5 यहां पे रखो, 5 डिवाइड करो, लॉग लो और 10 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर हाइट इन डेसिबल्स। उसी तरीके से आप अपनी एज का डेसिबल निकाल सकते हो, आप टेम्परेचर का डेसिबल निकाल सकते हो, आप लंबाई, चौड़ाई, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटेंसिटी, पावर, फ्रीक्वेंसी, नेम अ यूनिट दैट यू हैव कम अक्रॉस इन योर होल लाइफ टाइम, उन सब चीजों का डेसिबल निकाल सकते हो। तो डेसिबल यूनिट बेसिकली क्या हुई, यू जस्ट नीड एनीथिंग टू मेजर, इट कैन बी एनीथिंग जैसा मैंने कहा, एंड देन यू नीड अ रेफरेंस वैल्यू ऑफ दैट एनीथिंग। तो जैसे आपने लंबाई की डेसिबल निकालनी थी, तो लंबाई का रेफरेंस चाहिए, टेम्परेचर की डेसिबल निकालनी है तो टेम्परेचर का रेफरेंस चाहिए, वॉल्यूम की अगर डेसिबल निकालनी है तो वॉल्यूम का रेफरेंस चाहिए, एक रेफरेंस वैल्यू चाहिए और ये फॉर्मूला चाहिए, बस ये है डेसिबल का डेफिनेशन। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय द रेफरेंस ऑफ एनीथिंग, take the log of this ratio to the base 10 and then multiply the whole thing with 10. This is how you convert anything into decibel. तो 10 times bell is decibel, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाती है। और अब से साउंड इंजीनियर्स ने बोला कि साहब हम तो अपनी प्रेशर नापनी हो तो इसको भी हम डेसिबल में नापेंगे, इंटेंसिटी नापनी हो तो इसको भी डेसिबल में नापेंगे, और पावर नापनी हो तो इसको भी हम डेसिबल में नापेंगे। तो इस तरीके से अब ये मिस्ट्री सॉल्व हुई कि प्रेशर जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, इंटेंसिटी जो कि वॉट्स पर मीटर स्क्वायर में है, और पावर जो कि सिंपली वॉट्स में है, ये सारी की सारी डेसिबल में कैसे नप जाती है। अब आपको क्लियर हुआ क्या? You can measure, Yes, sir. you Yes, can sir. measure anything in decibels. तो आज के लिए अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन डेसिबल को लेकर के बात आगे जारी रखेंगे, ठीक है। तो साउंड के मेजरमेंट के लिए पूरी दुनिया ने डेसिबल स्केल को अपना लिया है, बेल लेबोरेटरीज के द्वारा दिया गया डेसिबल स्केल उन्होंने अपना लिया है। तो नाउ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड साउंड के जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेसिबल में नपती हैं, ठीक है। और डेसिबल क्या चीज है, ये फॉर्मूला आपको डेसिबल दे देगा किसी भी चीज का, वेयर लिटरली यू कैन फाइंड द डेसिबल ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो अपन आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक अ रेस्ट एंड क्विट द मीटिंग नाउ। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, हैव अ नाइस Thank you, sir.